नमस्कार। कोविड का कहर है, कोरोना की त्रासदी है। हम और समूचा देश आज कोरोना महामारी का शिकार हो गया है। हम शिकार हो गए हैं अपनी ही सिस्टम और सरकार के बदइंतजामी और बदनीयती का। हॉस्पिटल में बेड का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है, दवा का अभाव है, डॉक्टर के पास इलाज के लिए समुचित संसाधन का अभाव है। आज डॉक्टर के सामने ज़िंदगी जीने वाले लोग बेमौत मर रहे हैं और डॉक्टर माथा पीट कर बिलख कर रो रहे हैं। कंपाउंडर और नर्स बेबस और लाचार है। हमारी सरकार आज भी संवेदनहीन जैसी बनी हुई प्रतीत हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में इस कोविड-19 के महामारी से बचने का मात्र एक ही उपाय है, वह है खुद की जिम्मेवारी को समझना और खुद की जिम्मेवारी का निर्वहन करना। होम क्वारंटीन होना और कोविड-19 से बचने वाले जो मेडिकल एक्सपर्ट के सलाह हैं, उन सलाहों का पालन करना, गंभीरता से लेना। कोविड-19 तो एक तरफ महामारी है जिससे हम आज तंग व तबाह और बर्बादी के कगार पर हैं, लेकिन इस देश में ऐसे भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जिनसे हम बहुत पहले से बीमार हैं, महामारी के शिकार हैं। भूखमरी एक महामारी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत को 94 स्थान दिया है। 30.3 अंक लाकर ये भारत 94 स्थान पर है। उन्होंने कहा है कि 27.7% से अधिक लोग भारत में भूखमरी का शिकार है। गंभीर संकट है भूखमरी का। 14% कुपोषण की स्थिति है। 14% लोग कुपोषण का शिकार है। 90% से अधिक महिलाओं के शरीर में खून नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम जो आंतरिक महामारियों से जूझ रहे हैं, सरकार के बदइंतजामी और बदनीयती के जो शिकार हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, इस तरफ हमारा ध्यान कब जाएगा। ये कोरोना की महामारी है, लॉकडाउन का ऊपर से कहर है। ये लॉकडाउन में जो सरकार नीतियां अपनाई हुई है, 1897 के पेंडेमिक एक्ट के तहत राज्य सरकारों को लॉकडाउन करने का हक है, शक्ति है। इस लॉकडाउन में पुलिस या प्रशासन क्या कर रही है? जबरन लोगों पर जुर्माने लगा रहे हैं। लोग जुर्माने भरने पर लाचार और विवश है। ये देश की सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देकर जनता का भरोसा जीतकर सरकार बनाई, लेकिन उसी देश में एक तरफ कोरोना महामारी का भय है, दूसरी तरफ भूखमरी का, कुपोषण का, ये अशिक्षा का, कुस्वास्थ्य व्यवस्था का जो भय है, वह भय तो सता ही रहा है, लोगों की जान ले ही रहा है। ऊपर से कोरोना महामारी के रोकथाम के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस या प्रशासन के द्वारा जिस तरह से लोगों को धमकाया और डराया जा रहा है और सड़क पर खड़ा होकर उनसे जो चालान के नाम पर जुर्माने लिए जा रहे हैं। एक तरफ इस लॉकडाउन में बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे छोटे परचून की दुकान, बड़े बड़े व्यापार, सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थान पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। रोजी रोजगार पूरी तरह से चौपट है। लोगों के जो आय के स्रोत हैं, जो खेतीहर मजदूर है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, जो पलायित मजदूर है, जो बौद्धिकता और श्रम के आधार पर अपना जीवन बसर करने वाले लोग हैं, आज उन लोगों के जीवन पर ग्रहण लग गया है। इस परिस्थिति में प्रशासन यदि लोगों को जबरन धमकाकर या डराकर या जिस तरह से भी जो चालान काट रहे हैं, ये मानवीय नहीं है। ये मानवीयता को शर्मसार करने वाली है। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि लोग जब आते हैं सड़क पर, उनको समझाइए सरकार फेल हो चुकी है, सिस्टम फेल हो चुकी है। आपका घर से निकलना खतरे से बाहर नहीं है, आप खतरे के अंदर हैं। आप घर जाइए, क्वारंटाइन होइए और प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। इस प्रिस्क्रिप्शन में जो प्राकृतिक और घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, ये प्राकृतिक व्यवस्थाओं में आप हमको बताइए कि खेती के नाम पर क्या सुविधा और सहायता मिल रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि देश के किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं,
इस देश के अंदर 30 साल के अंदर इस 6 साल में देश की अधिक से अधिक सेनाएं अपने को शहादत दे दिया, कुर्बान कर दिया है। देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीद कर लाया गया। कोरोना राफेल से समाप्त नहीं होगा। दुश्मन पर राफेल चलाएंगे, आप पर भी वही पलटवार हमला होगा। फूल की वर्षा करने नहीं आएंगे, वो भी बमबारी करेंगे, वह भी न्यूक्लियर अटैक करेगा। तो हमको एक बात बता दीजिए कि जब बमबारी होगी उसमें जो हम प्रभावित होंगे, उससे छिपने के लिए, बचने के लिए हम कहाँ एक्सीडेंटल न्यूक्लियर बमबारी डिफेंस सेंटर बनाए हुए हैं? कहीं नहीं। इस देश में 1946 में सर जोसेफ फोर का एक मेडिकल सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई। उसके बाद फिर बलवंत राय मेहता कमेटी तक बनी और भी सारे बने। जोसेफ साहब का क्या कहना था कि 40,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होगा जिसमें 100 बेड होंगे और वहाँ 25 से ज़्यादा स्टाफ काम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ 13 से 15 स्टाफ होंगे, 30 बेड का हॉस्पिटल होगा। जिला स्तर पर 2500 का। आज भी इतने दिनों के बाद इस तरह की स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था नहीं बनाई गई। आज इस कोरोना जैसे महामारी में, इस संकट में जिस तरह से मौतें हुई हैं और मौत होने के बाद जो सब के साथ नृशंस कृत्य हुआ है, एक तरफ इसी देश में, इसी राज्य में एम्बुलेंस किसी के निजी कब्जा में रहता है और साइकिल पर लोग लाश ढोने के लिए मजबूर है, ठेला पर लाश ढोने के लिए मजबूर है, कंधे पर लाश ढोने के लिए मजबूर है। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तो है ही, ये हैरान कर देने वाली बात है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार, हम जिस पर भरोसा किए, उसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सवाल बनता है और ये सोचने का विषय है। आपको एक बात बता देना ज़रूरी है कि 2018 में एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चार्टर लाया जिसमें 17 तरह के बिंदु शामिल किए गए। उसमें प्रमुख तौर पर यह किया गया, जिसमें निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। उसमें यह किया गया कि निजी अस्पताल हों, सरकारी अस्पताल हों, नागरिकों के लिए उत्तरदायी जो हमारी व्यवस्था है उसमें अस्पताल प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। और वहाँ इलाज कराने वाले लोग, पैसा नहीं होने पर भी उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वह इलाज के दौरान जब वो उनकी मृत्यु होती है तो सबको ले जाने दिया जाएगा, पैसे के लिए नहीं घेरा जाएगा। इस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं। बहुत सारा विस्तार से है। आपको एक चीज़ की और जानकारी होनी ज़रूरी है कि 1984 में, 1986 में, 1992 में, 1996 में, 1997 में लगातार इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनता का, देश के लोगों का स्वास्थ्य के प्रति सरकार को प्रमुख तौर पर जिम्मेदार माना है। इस बीच में भी कई ऐसे फैसले आए हैं। फिर 2020 में, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी और फटकार लगाते हुए सरकार को कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हरकाते हुए और चेतावनी देते हुए कहा कि ऑक्सीजन के बिना इस कोविड-19 संकट में अगर किसी की जान जाती है तो न्यायालय अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करेगा। हम सरकार के विरुद्ध, सरकार को अपने सीमा रेखा और नियंत्रण में लाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह, विनम्र अपील करेंगे कि इन सरकारों के विरुद्ध आप एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये मानवता को खा जाने वाली सरकारें हो गई हैं। ये आदमखोर सरकार बन गई है। ये मानवीयता को तार तार कर देने वाली सरकार हो गई है। इसके विरुद्ध आप ज़रूर एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इस देश की जनता का जो हाल होगा, हमारी व्यवस्था और संविधान पर जो हमारा भरोसा है, हम सब का भरोसा है, वो कमज़ोर दिखाई होता, जो प्रतीत हो रहा है वह सत्य होता प्रतीत हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि इस तरह का जब आप एक्शन लेंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली सरकारें किसी भी परिस्थिति में मानवीयता के खिलाफ, नागरिकता के खिलाफ,
मानव कल्याण संसाधन और व्यवस्थाओं के विरुद्ध कभी अपने कदम बढ़ाने का साहस दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ऐसे में जो भारत की स्थिति है, आपको एक बात की और जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति जो स्वास्थ्य पर खर्च करने का है वो सबसे कम है। स्वास्थ्य पर खर्च करने का आंकड़ा भारत का इतना नीचे हद तक गिरा है कि थाईलैंड और श्रीलंका से भी नीचे है। भूखमरी में पाकिस्तान, नेपाल और जिसको हमने बनाया बांग्लादेश, उससे भी कहीं आगे हम निकल गए हैं। इतनी बड़ी हमारी स्थिति खराब है, भयावह है। कोविड-19 में लोगों को इतनी भयभीत कर दिया है आपने। उस स्लोगन पर मुझे शर्म आ रही है, भय, भूख और भ्रष्टाचार। भय का माहौल तो है ही, भूख की स्थिति तो गंभीर संकट से गुजर ही रहा है और भ्रष्टाचार की स्थिति तो सबके सामने जग जाहिर है कि कहीं दर्जनों एम्बुलेंस किसी के निजी कब्जे में होता है और इस देश में जो गरिमापूर्ण सम्मान के साथ लोगों को अंतिम संस्कार करने का मौलिक हक दिया गया है, उसको कुचल दिया जा रहा है। साइकिल पर ले जाया जा रहा है, ठेला पर ले जाया रहा है, घसीटते हुए शवों को अस्पताल के बाहर ले जाया जा रहा है। ये बहुत ही भयावह दृश्य है। इस भयावह दृश्य से हम अपने आप को इस शोक के समंदर से निकालने के लिए एक ही बात का प्रार्थना करेंगे कि लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी सरकार हमें इलाज के बगैर मार देगी। इलाज हमारा संभव नहीं होगा, ये भरोसा ही नहीं था। अब जाकर लोगों को ये समझ में आया है कि हमारी सरकार इलाज के अभाव में मार देगा। हॉस्पिटल जो जीवनदायिनी स्थल है वो यम स्थल बन गया है। वहाँ से यमराज सीधे ले जाते हैं जो अस्पताल पहुँच जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। किस आकलन पर, किस तर्ज पर, किस आंकड़ा से आपने 19 में जो कोविड-19 20 के अंदर घर किया उसको आपने घोषित कर दिया, कोरोना को हमने हरा दिया। ये तो अभी दूसरी कहर चल रही है, तीसरा कहर आना बाकी है और ये लंबा चलेगा। ये लंबी रेस का घोड़ा बनकर कोरोना आया है। कोरोना समता मूलक नीति संविधान का पढ़ के आया है। ये कहीं जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं नहीं छोड़ रहा। ये किसी दल और किसी पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ने वाला, ये सब लोगों को लगेगा। और इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि दल की राजनीति, पार्टी की राजनीति, रंग की राजनीति, विचार की राजनीति और सब तरह की राजनीति आप करिए, लेकिन नीचता का राजनीति नहीं करिए। देश के प्रति, अगर राष्ट्र के प्रति थोड़ा भी सम्मान बचा हुआ आप लोगों का है और राष्ट्र के प्रति थोड़ी भी समर्पण आप सब लोगों को है, तो आप एक ही काम करिए, निष्ठा के साथ, नियति साफ करके देश के हित में आप काम करिए, लोगों का जान बचाइए। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, रेमडेसिविर का करिए, लोगों का जान बचाइए। और 2 बूंद जिंदगी की, जैसे पोलियो इस देश को बचाया, उसी तरह से रेमडेसिविर लगाकर, कोविडशील्ड लगाकर, कोवैक्सीन लगाकर बचाइए। हम जानते हैं आपने ऑक्सीजन को पूरी कालाबाजारी में तब्दील कर दिया था, ये इसीलिए ये हालत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि आपको वैक्सीन, कोविडशील्ड और रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों पर दमित प्रभाव डाल करके उनको रोका है। हम जानते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। आपको केरल में, बंगाल में, पुडुचेरी में, सब जगह आपको सरकार बनाने के लिए समय था, चुनाव प्रचार करने के लिए समय था, और कोरोना का आपने ख्याल नहीं किया। कुंभ आपने आयोजित करवा दिया। आप जिस तरह से दुनिया में आप
अपना नाम जाकर कराए थे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से घूम घूम करके, उसी तरह से आपको आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है। आप थोड़ा पलट कर देखिए, आप ट्विटर हैंडल पर जो लोग हैं उनको रोक रहे हैं, उनको आप अनफॉलो कर रहे हैं। अरे आप थोड़ा भी शर्म करिए, थोड़ी भी लिहाज रखिए। आप लंबी दाढ़ी बढ़ाइए मत। लंबी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई टैगोर नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। गांधी भी बनने का प्रयत्न आप नहीं करिए। गांधी बनने के लिए आपको कस्तूरबा को रखना ज़रूरी है, आपके पास तो वो भी नहीं है। तो ये सब इस परिस्थिति में कहना तो प्रॉपर बनता है, सवाल बनता है। और सवाल कौन करेगा? इस देश का नौजवान सवाल करेगा, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो रेल बेच रहा है, भेल बेच रहा है, सेल बेच रहा है, गेल बेच रहा है, ये सारे के सारे एरोप्लेन और हवाई अड्डे बेच रहे हैं। इस देश की सरकार लाल किला बेच रही है। सवाल तो करेंगे। और कोविड-19 में जवान मौत हो रही है, और बिना बताए मौत हो रही है, बिना संभले हुए मौत हो रही है। आपको थोड़ी भी शर्म है तो आप कम से कम इस्तीफा तो दीजिए। इस्तीफा नहीं देंगे, इसके लिए तो मैं आपको पकड़ के इस्तीफा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन लोकतांत्रिक जो हमारा अधिकार है, संविधान है, उसके तहत तो आप पर हम जोरदार धमाका करेंगे ही, और आपको सुनना पड़ेगा। आप नहीं सुनेंगे, हम सुनाने का दावा रखते हैं, हम सुनाएंगे। आप नहीं सुनेंगे, हम फिर भी सुनाएंगे। आप लोगों से बस मेरा यही अपील है, कोविड-19 से बचिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, देश बचाइए। देश ठेका पर दे देने से नहीं चलता है। मोदी जी को ठेका पर देश दे दिए और वो नैया पार लगा देंगे, इससे नैया पार लगने उगने को नहीं है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साबुन पानी से हाथ धोइए, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, और अनावश्यक घरों से बाहर मत निकलिए। और जब अनावश्यक घर से आप बाहर निकलेंगे तो ये ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा मौका मिलेगा। उनका तो कुछ जा नहीं रहा है, उनके घर का भाई भतीजा और सारे इष्ट मित्र तो कोई मर नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, और जब आप आवश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं, जब वहाँ आपको प्रशासन इस तरह से दमित और प्रताड़ित कर रही है, तो प्रशासन को आप अलर्ट करिए, उनको समझाइए ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी। और हम प्रशासन के लोगों से अपील करते हैं कि आम लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और बर्ताव मत करिए। और अनावश्यक उनको चालान काटने का क्या तुक है इस लॉकडाउन में, जहां पूरा आय का स्रोत खत्म है, काम धंधा चौपट है, पूरा देश जो है मौत के मुंह में चला गया है, और आप चालान काटने में लगे हुए हैं। बताइए, मोदी जी चालान अस्पताल में काट रहे हैं, और आप सड़क पर खड़ा होकर चालान काट रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ कटवाएंगे? एक मुर्गी का कितना जगह जब्बा करिएगा? विनती है, बचाइए, खुद को बचिए, देश बचाइए, और लोगों में मानवीयता का भाव का बीजारोपण करिए। धन्यवाद।